वेलकम डियर रॉकर्स। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की मूवी एक ऐसे फंगस के बारे में है जो कि अंतरिक्ष के जरिए धरती पर आ जाता है और वो ऐसी तबाही मचाता है ना कि उसके प्रकोप की वजह से काफी लोगों की जान चली जाती है। आइए आखिर इंसान कैसे रोक पाएंगे उसको, देखते हैं इस पूरी मूवी में जिसका नाम है कोल्ड स्टोरेज। तो कहानी की शुरुआत में हमें अमेरिका के 1949 में हुए एक इंसिडेंट के बारे में दिखाया जाता है, जहां दोस्तों उस समय नासा के स्पेस स्टेशन में कुछ गड़बड़ी आ जाती है, जिस कारण वो स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष से गिरते हुए जमीन की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ने लग जाता है। मगर इसी बीच उस स्पेस स्टेशन के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिस वजह से वो स्पेस स्टेशन बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाता है। वो टुकड़े धरती पर कुछ अलग अलग जगहों पे जाके गिर जाते हैं, जिसमें से कुछ टुकड़े नासा वाले वापस से इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन वहीं कुछ टुकड़ों को उनकी जगह पे छोड़ दिया जाता है वैसे ही। और दोस्तों ऐसे एक टुकड़ा अमेरिका के किसी गांव में जाकर गिर जाता है, जहां हम रात के समय उस गांव के अंदर जॉन नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि अंदर से बड़ा घबराया हुआ है। यहाँ तक कि जॉन जल्दी से भागते भागते एक फोन बूथ के पास जाता है। तो वहां जॉन उस फोन बूथ की मदद से अपनी फ्रेंड बफी को कॉल लगाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बफी नासा की ही एक साइंटिस्ट है और जॉन को काफी पहले से जानती है वो। अब कॉल पर जॉन बफी से घबराते हुए कहता है कि प्लीज मेरी जान बचा लो वरना हम सब मारे जाएंगे। जॉन की घबराई हुई बातें सुनकर बफी को भी टेंशन हो जाती है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। मतलब उसको ये तो समझ में नहीं आता कि जॉन क्या कहना चाह रहा है, पर यह पता चल जाता है कि कुछ बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो रखी है। तो पूछती है कि आखिर घबराए हुए क्यों हो तुम, और तभी अचानक से जॉन कॉल काट देता है और बफी भी चाहकर जॉन से बात नहीं कर पाती। अब अगली सुबह बफी अपनी टीम के साथ जॉन के गांव में आ जाती है। दोस्तों बफी की टीम में रॉबर्ट और ट्रिनी नाम के दो लोग भी शामिल होते हैं। फिर बफी अपनी टीम के साथ मिलकर उस गांव में जांच पड़ताल कर रही होती है। उसी समय बफी को जमीन पर एक ग्रीन कलर की फंगस दिखाई देती है, जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। बफी बड़ी हैरान होती है देखकर, क्योंकि आज से पहले बफी ने ऐसी अजीबोगरीब चीज कभी देखी नहीं, और इसीलिए बफी उस फंगस के पास जाकर उसे बड़े गौर से देखती है कि ये है क्या। और जब वो उसको देख रही होती है तभी गलती से वो फंगस बफी के पैर पे लग जाता है, लेकिन उसको इस बात की भनक नहीं लगती। जिसके बाद बफी, रॉबर्ट और ट्रिनी मिलकर गांव में खोजबीन शुरू कर देते हैं। खोजबीन करते करते उन्हें गांव में काफी सारे लोगों की लाशें दिखाई देती हैं, और यहाँ पर पता चलता है दोस्तों कि उन सभी लोगों की मौत का कारण वही फंगस था। उसी फंगस ने पूरे गांव को पूरी तरह से शमशान घाट में बदल दिया था। साथ ही गांव के लोगों की मौत इतनी भयानक तरीके से हुई थी, जिसके बारे में सोचकर भी बफी का दिल कांपने लग जाता है। और वो फंगस ना लोगों को सिर्फ मारता नहीं है, बल्कि वो फंगस लोगों के शरीर को पूरी तरह खा जाता है। तो अब आगे बफी, रॉबर्ट और ट्रिनी एक साथ मिलकर उस जगह को बॉम्ब से ब्लास्ट करने का फैसला करते हैं, क्योंकि उस फंगस को रोकने के लिए इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। पर ब्लास्ट करने से पहले बफी उन फंगस के थोड़े से सैंपल अपने पास रख लेती है। और दोस्तों असल में बफी उस फंगस के सैंपल पे रिसर्च करने वाली है। जब वो तीनों वो फंगस के सैंपल को अपनी कार में रखने जा रहे होते हैं, तभी एकदम से बफी की हालत खराब हो जाती है। और ये सब कुछ उसी फंगस का असर है दोस्तों। धीरे धीरे फंगस बफी के पूरे शरीर में फैल जाता है, यहाँ तक कि उसके दिमाग पे भी अपना काबू पा लेता है वो, जिस वजह से बफी अपना पूरा संतुलन खो जाती है। अब बफी को ऐसी हालत में देखकर रॉबर्ट और ट्रिनी दोनों हैरान होते हैं कि इसको क्या हो गया। लेकिन उसी समय अचानक से बफी रॉबर्ट और ट्रिनी पे हमला कर देती है। वो दोनों तो और ज्यादा डर जाते हैं कि अब क्या करें। दोनों बफी को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो लोग चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रहे थे। वहीं बफी तो गुस्से में रॉबर्ट और ट्रिनी के ऊपर गन भी तान देती है दोस्तों, जिसको देखकर दोनों को लगता है कि बस अब हमारा लास्ट टाइम आ चुका है। लेकिन गोली चलने से पहले ही बफी खुद के शरीर को कैसे भी अपने काबू में पा लेती है और आखिर में खुद को गोली मारकर अपनी जान दे देती है वो। अब बफी को मरा हुआ देखकर रॉबर्ट और ट्रिनी भी मन ही मन बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि बेचारी के साथ क्या हो गया, क्या करने के लिए आए थे और क्या हो गया। लेकिन ये दोनों अभी भी उस फंगस के सैंपल को अपने साथ कार में लेके जाने लग जाते हैं। मगर जाने से पहले रॉबर्ट और ट्रिनी उस गांव में हर जगह बॉम्ब लगा देते हैं, जिस वजह से गांव में पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है, और यहाँ तक कि उसी बॉम्ब ब्लास्ट में वो सभी फंगस भी मारे जाते हैं। और अब आगे चलकर नासा के साइंटिस्ट उस फंगस के सैंपल को एटिसन नाम के एक शहर में लेके जाते हैं, जहाँ उस सैंपल को एक बहुत ही बड़े कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाता है। ऐसा करने से किसी को भी वो फंगस का खतरा नहीं होगा दोस्तों। ऐसी कुछ टाइम बीत जाता है बढ़िया तरीके से। समय के साथ साथ सभी लोग उस फंगस के बारे में धीरे धीरे भूलने लग जाते हैं। जिसके बाद हम एक दिन ट्रेविस नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि उसी कोल्ड स्टोरेज में काम किया करता था। थोड़ी टाइम के बाद ट्रेविस अपने काम पे चला जाता है, लेकिन दोस्तों आज ट्रेविस को काम पर आने में काफी लेट हो जाता है, जिस वजह से उस कोल्ड स्टोरेज का मालिक एंथनी ट्रेविस के ऊपर बहुत गुस्सा दिखाता है और गुस्से में कहता है कि अगर तुमने अपने ये लेट आने की आदत को सुधारा नहीं ना, तो काम से निकाल दूंगा। और एक तरह से एंथनी का गुस्सा बिल्कुल जायज भी है, क्योंकि आज से पहले भी कई बार ट्रेविस अपने काम पे लेट आ रहा था, इसलिए इस बार वो उसको आखिरी वार्निंग देकर छोड़ देता है। तो एंथनी कुछ देर के बाद जरूरी काम से बाहर जाने वाला होता है, लेकिन जाने से पहले ट्रेविस को वो एक काम देते हुए कहता है कि सुनो, आज सुबह कोल्ड स्टोरेज के टेम्परेचर रूम में कुछ गड़बड़ी आ गई थी और इसीलिए तुम मेरे आने से पहले उसे ठीक कर देना जरा। साथ ही एंथनी इस प्रॉब्लम के बारे में हायर ऑफिसर्स को भी इन्फॉर्म कर देता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ट्रेविस काफी ज्यादा टेंशन में बैठा होता है। उसके टेंशन की वजह कोल्ड
स्टोरेज थी दोस्तों, क्योंकि इतने बड़े कोल्ड स्टोरेज को अकेले ठीक करना कोई मामूली काम तो था नहीं। मगर वो चाहकर भी एंथनी की बात को टाल नहीं सकता था, क्योंकि ऑलरेडी एंथनी गुस्से में था, जिस वजह से ट्रेविस को मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ जाती है। और जब ट्रेविस रात के समय कोल्ड स्टोरेज में अकेला बैठा होता है, तभी वहाँ ट्रेविस को अपने सामने एल नाम की एक बूढ़ी औरत आती हुई दिखाई देती है। और यहाँ पर पता चलता है कि उस कोल्ड स्टोरेज के अंदर एल का एक कमरा है दोस्तों, जिसमें एल ने अपने काफी सारे सामान रखे हुए हैं। इसीलिए एल अपना सामान वापस ले जाने कोल्ड स्टोरेज में आई होती है। और तब उधर ट्रेविस एल से काफी बातें भी करने लग जाता है। बातों ही बातों में ट्रेविस को पता चलता है कि आज एल की वेडिंग एनिवर्सरी है, लेकिन इसके बावजूद एल अंदर से पता नहीं क्यों निराश लग रही है, क्योंकि दोस्तों एल के पति को मरे हुए काफी टाइम हो चुका है, जिस वजह से एल अपने पति की याद में बहुत उदास बैठी हुई है, बहुत रोती है। और फिर थोड़े टाइम के बाद एल कोल्ड स्टोरेज के अंदर अपने रूम में जाकर सो जाती है। फिर हम रात में ट्रेविस को देखते हैं और ट्रेविस अपनी मदद के लिए किसी को ढूंढ रहा होता है। उसी समय हम कोल्ड स्टोरेज में नाओमी नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि उसी कोल्ड स्टोरेज में काम किया करती है। तो नाओमी को देखते ही ट्रेविस थोड़ा खुश हो जाता है अंदर से। वो ये सोचकर खुश होता है कि आखिरकार मेरे साथ यहाँ पे मदद के लिए कोई तो है। इसलिए ट्रेविस नाओमी के पास जाकर कोल्ड स्टोरेज ठीक करने के लिए मदद मांगता है, जिस पर पहले तो नाओमी उसकी मदद करने से मना कर देती है, लेकिन फिर ट्रेविस के काफी बार रिक्वेस्ट करने पर नाओमी इस काम में ट्रेविस की मदद के लिए हो जाती है तैयार। जिसके बाद दोस्तों हम रॉबर्ट के घर को देखते हैं, और जब रॉबर्ट अपनी वाइफ के साथ कमरे में सो रहा होता है ना, तभी रॉबर्ट को अबिगेल नाम की लड़की का कॉल आता है। और दोस्तों ये अबिगेल जो है ना, ये नासा की एक टेक्नीशियन ऑफिसर होती है, और अबिगेल ने रॉबर्ट से उस कोल्ड स्टोरेज के बारे में बात करने के लिए कॉल किया है। लेकिन यहाँ कॉल पर अबिगेल की बातें सुनकर रॉबर्ट घबरा जाता है। घबराहट में उसको नींद भी नहीं आती। और अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उस लड़की ने रॉबर्ट से कहा क्या, तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अब कोल्ड स्टोरेज में ट्रेविस और नाओमी को देखते हैं, जहां वो दोनों एंथनी के कहे अनुसार जो टेम्परेचर में खराबी थी उसको सही करने में लग जाते हैं। लेकिन तभी ट्रेविस देखता है कि टेम्परेचर रूम का दरवाजा बाहर से बंद है, और ये देखकर वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर वो लोग टेम्परेचर रूम के अंदर जाएंगे कैसे। और इसीलिए वो दोनों जल्दी से टेम्परेचर रूम के अंदर जाने का प्लान बनाने में लग जाते हैं। दूसरी तरफ रॉबर्ट अबिगेल से कॉल पे बातें कर रहा होता है, और यहाँ पता चलता है कि अबिगेल ने रॉबर्ट को उस टेम्परेचर रूम वाले प्रॉब्लम के बारे में सब कुछ बता दिया था, जिसको जानने के बाद रॉबर्ट काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है दोस्तों। उसे इस बात का डर है कि कहीं वो फंगस गलती से बाहर ना आ जाए, क्योंकि अगर वो बाहर आ गया तो फिर से तबाही मचा देगा हर जगह। इसलिए रॉबर्ट कॉल पे कहता है उसको कि चिंता मत करो, मैं खुद जाकर उस कोल्ड स्टोरेज का चेक करूंगा। इतना कहने के बाद रॉबर्ट जल्दी से उस कोल्ड स्टोरेज की तरफ जाने की तैयारी करता है। और अब हम कोल्ड स्टोरेज के अंदर ट्रेविस और नाओमी को देखते हैं। दोनों कैसे भी जुगाड़ लेके टेम्परेचर रूम के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां वो दोनों उस टेम्परेचर रूम की पहले जांच पड़ताल करते हैं। लेकिन काफी जांच पड़ताल करने के बाद भी उन्हें वहां पे कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती, इसीलिए दोनों टेम्परेचर रूम से बाहर जाने लग जाते हैं। पर दोस्तों जब ट्रेविस और नाओमी टेम्परेचर के बाहर जा ही रहे होते हैं ना, उसी समय उनको नीचे वाले बेसमेंट रूम से काफी भयानक आवाजें आती हैं। दोनों शॉक हो जाते हैं कि यहाँ से आवाजें कैसी, क्योंकि आज से पहले उन्होंने ऐसी अजीबोगरीब आवाज कभी सुनी नहीं थी, जिस वजह से वो उस आवाज का पता लगाने के लिए बेसमेंट रूम में जाने का फैसला करते हैं। और फिर हम रात के समय माइक नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि अपनी कार में बैठकर तेजी से कोल्ड स्टोरेज के पास जाता है। साथ ही माइक अंदर से बहुत ज्यादा परेशान लग रहा है दोस्तों, यहाँ तक कि परेशानी के मारे उसको पसीने छूट रहे होते हैं। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर माइक इतना परेशान क्यों है, तो सॉरी यार, इसका जवाब भी आगे मिलेगा। दूसरी तरफ हम ट्रेविस और नाओमी को देखते हैं, और वो दोनों धीरे धीरे बेसमेंट की तरफ जा रहे होते हैं। वहीं कोल्ड स्टोरेज के बाहर माइक भी अपने किसी दोस्त से कॉल पे बातें कर रहा होता है, जहां कॉल पर माइक अपने दोस्त से घबराते हुए कहता है कि भाई मैं एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ, तुम जल्दी से कोल्ड स्टोरेज के पास आ जाओ। इतना कहने के बाद जैसे ही माइक अपनी कार से उतरता है, तभी अचानक से माइक की कार की जो डिक्की है वो जोरों से हिलने लग जाती है। माइक की हालत खराब दोबारा से, तो डर के मारे माइक कहता है कि क्या तुम अभी भी जिंदा हो। और माइक की बातों से साफ पता चल रहा है कि जरूर माइक ने किसी का खून किया है, और उसी लाश को छुपाने के लिए वो कोल्ड स्टोरेज में आया हुआ है। जिसके बाद माइक कैसे भी हिम्मत करके उस डिक्की को खोल देता है, और डिक्की खोलते ही दोस्तों माइक को अपने सामने एक बिल्ली दिखाई देती है, जिसके शरीर पर वही फंगस चिपका हुआ होता है। साथ ही वो बिल्ली दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी लगती है। माइक की भी अब हालत खराब हो जाती है उसको देखकर। पर तभी वो बिल्ली भागते भागते एक टावर के पास जाती है, और उस टावर की नोक पर अपना सिर पटककर खुद की जान दे देती है। ये सब देखकर माइक बिल्कुल हैरान, क्योंकि माइक ने अपनी जिंदगी में पहले ऐसा कभी नहीं देखा था कि कोई बिल्ली इस तरह मर रही है। और जब माइक उस बिल्ली को बड़े गौर से देख रहा होता है ना, उसी समय एकदम से बिल्ली का शरीर ब्लास्ट हो जाता है दोस्तों, जिस वजह से उस बिल्ली के खून के छींटे माइक के शरीर के ऊपर गिर जाते हैं, और साथ ही कुछ खून के छींटे पास ही खड़े एक हिरन के ऊपर भी जाके गिर जाते हैं। और दोस्तों इसीलिए माइक के साथ साथ वो हिरन भी फंगस से इन्फेक्टेड हो जाता है, मतलब अब हो गया काम। और अब यहाँ से सीधे हम कोल्ड स्टोरेज के अंदर नाओमी और ट्रेविस को देखते हैं। वो दोनों आखिरकार वहाँ बेसमेंट वाले रूम में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ रूम में उनको कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। असल में उन्हें उस रूम के अंदर कई सारे
इन्फेक्टेड चूहे दिखाई देते हैं और वो सभी चूहे आपस में एक दूसरे की जान ले रहे होते हैं। वहीं नाओमी को वो ग्रीन फंगस भी दिखाई देता है और जैसे ही नाओमी उस फंगस को छूने जा रही होती है तभी ट्रेविस सही समय पर आकर उसे ऐसा करने से रोक देता है, क्योंकि दोस्तों ट्रेविस नहीं चाहता कि उस फंगस की वजह से नाओमी को कुछ दिक्कत हो। यहाँ तक कि ये दोनों जल्दी से उस रूम को बंद करके बाहर आ जाते हैं, लेकिन दोनों ये बात नहीं जानते थे कि अभी उनके सामने एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है। और तब हम प्लेन के अंदर यहाँ रॉबर्ट को बैठे हुए देखते हैं, जो कि प्लेन में बैठकर वहीं टेम्परेचर रूम में आ रहा है। पर तभी रास्ते में रॉबर्ट को अबीगेल का कॉल आता है। कॉल पर रॉबर्ट अबीगेल को उस फंगस के बारे में सब कुछ बता देता है। अब अबीगेल होती बड़ी हैरान। साथ ही रॉबर्ट फिर अबीगेल को अपना प्लान बताते हुए कहता है कि मुझे कैसे भी उस कोल्ड स्टोरेज को बॉम्ब से उड़ाना होगा, वरना सब मारे जाएंगे। तो अबीगेल भी इस काम में रॉबर्ट की मदद करने का वादा करती है, लेकिन रॉबर्ट ये भी कहता है कि इस प्लान के बारे में किसी को बताना मत, क्योंकि अगर ये बात किसी और को पता चली तो दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। तभी दोस्तों हम अबीगेल के सीनियर बॉस ल्यूक को देखते हैं और ये ल्यूक चुपके से अबीगेल और रॉबर्ट की सारी बातें सुन लेता है। ल्यूक तो सीधे रॉबर्ट को कॉल करके कहता है कि मुझे तुम्हारे और अबीगेल के प्लान के बारे में सब कुछ पता चल चुका है और मेरे रहते तुम कभी भी अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाओगे। यहाँ पर पता चलता है दोस्तों कि ल्यूक जानबूझकर रॉबर्ट को उस कोल्ड स्टोरेज के पास जाने से रोक रहा था, क्योंकि वो लोग उस फंगस को एक बायो वेपन की तरह दूसरी कंट्री के खिलाफ इस्तेमाल करने वाले थे और इसलिए ल्यूक नहीं चाह रहा था कि वो बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ जाए, इसलिए वो रॉबर्ट को रोक रहा है वहां जाने से। साथ ही ल्यूक कॉल पर रॉबर्ट को अपनी बातों से बहुत डराता धमकाता भी है, लेकिन दोस्तों ल्यूक की बातों का रॉबर्ट के ऊपर कोई असर नहीं होता, यहाँ तक कि रॉबर्ट बड़ी हिम्मत के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता ही रहता है। दूसरी तरफ हम नाओमी और ट्रेविस को देखते हैं और वो दोनों जब कोल्ड स्टोरेज के बाहर जाने वाले होते हैं तभी उनको अपने सामने वही हिरन दिखाई देता है, जो कि पूरी तरह से इन्फेक्टेड था दोस्तों, जिसको देखकर अब दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर हिरन के ऊपर फंगस लगा तो लगा कैसे। और यहाँ पर एक चीज क्लियर होती है कि कोल्ड स्टोरेज में प्रॉब्लम आने के बाद वो फंगस अपने टेम्परेचर रूम से बाहर निकल गया था और साथ ही वो फंगस कॉकरोच के जरिए बाहर निकला था दोस्तों। लेकिन रास्ते में ही माइक की कार उस कॉकरोच को कुचल देती है, जिस वजह से वो फंगस माइक की कार का टायर पे लग जाता है और ऐसे धीरे धीरे वो फंगस माइक और उस हिरन को भी इन्फेक्टेड कर देता है। जिसके बाद ट्रेविस और नाओमी उस हिरन की तरफ देख रहे होते हैं और उसी समय वो हिरन पूरी तरह ब्लास्ट, जहाँ ये सब देखकर दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि क्या करें, और घबराहट के मारे वो जल्दी जल्दी कोल्ड स्टोरेज के बाहर जाने लग जाते हैं। पर इसी बीच उनका सामना होता है माइक से और साथ ही माइक के शरीर पर भी पूरी तरह से फंगस लगा होता है। माइक उन दोनों से कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि माइक अपने उसमें नहीं है ना, होश में, इसीलिए कहता है वो। और इतना कहने के बाद वो हाथ में गन लेकर उनकी तरफ भागने चला जाता है, जिस पर नाओमी और ट्रेविस भी अपनी जान बचाते बचाते वहां से भागने लग जाते हैं और फिर आखिर में दोनों माइक से बचने के लिए एक कमरे में जाकर छुप जाते हैं, जिस वजह से माइक चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। लेकिन अब हम देखते हैं रॉबर्ट को। काफी देर सफर करने के बाद रॉबर्ट आखिरकार पहुंच जाता है टेम्परेचर रूम वाले शहर में और वहाँ एयरपोर्ट पर रॉबर्ट को अपनी पार्टनर ट्रिनी खड़ी दिखाई देती है। ट्रिनी को इतने सालों के बाद देखकर उसे बड़ी खुशी भी होती है। असल में दोस्तों ट्रिनी उस फंगस को खत्म करने में रॉबर्ट की मदद करने के लिए आई हुई है, इसीलिए दोनों जल्दी से कार में बैठकर उसी कोल्ड स्टोरेज की तरफ जाते हैं। लेकिन रास्ते में जाते समय रॉबर्ट को अबीगेल का कॉल आता है। उधर कॉल पर अबीगेल रॉबर्ट को नाओमी का नंबर देते हुए कहती है कि अभी नाओमी नाम की एक लड़की वहाँ कोल्ड स्टोरेज में काम कर रही है, इसलिए आप उसको पूछिए वहाँ सिचुएशन कैसी है। तो रॉबर्ट भी नाओमी को कॉल करके वहाँ के सिचुएशन के बारे में पूछने लग जाता है। फिर वो बताती है कि वहाँ पे क्या क्या घटना हुई। ये सुनने के बाद रॉबर्ट बड़ी टेंशन में आ जाता है कि अब कैसे करेंगे। तो वो नाओमी से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं थोड़ी देर में कुछ सोच के बताता हूँ, मैं पहुंचता हूँ कोल्ड स्टोरेज पे। लेकिन तभी हम देखते हैं माइक को, और माइक उस कमरे के बाहर बैठकर नाओमी और ट्रेविस के निकलने का इंतजार कर रहा है कि कब निकले और कब मैं इनको खाऊं। पर तभी इतने में कोल्ड स्टोरेज के बाहर एंथनी अपने दोस्तों के साथ आ जाता है, जहां एंथनी की गाड़ी की आवाज सुनकर माइक उसी तरफ भाग जाता है। और यहाँ पर हमें एक चीज पता चलती है कि एंथनी एक नंबर का चोर आदमी है दोस्तों, क्योंकि एंथनी अक्सर चोरी छुपे कोल्ड स्टोरेज से सामान चुराने आता था और आज भी अपने दोस्तों के साथ वो कोल्ड स्टोरेज से टीवी चुराने के लिए आया हुआ है। लेकिन उसको ये बात नहीं पता थी ना कि उसका कोल्ड स्टोरेज में आना जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हो जाएगा। फिर हर बार की तरह एंथनी अपने दोस्तों के साथ उस कमरे में जाने लग जाता है जहां वो सबसे महंगी महंगी टीवी रखी होती है। दूसरी तरफ हम रॉबर्ट और ट्रिनी को देखते हैं। रास्ते में जाते समय रॉबर्ट ट्रिनी के साथ उसके घर पर एक सूटकेस बॉम्ब लेने के लिए जाता है, जिसकी मदद से वो कोल्ड स्टोरेज को उड़ाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे रॉबर्ट ट्रिनी से ये भी कहता है कि तुम हमारे साथ मत आओ, दिक्कत हो जाएगी तुम्हें, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए रॉबर्ट ट्रिनी को आखिरी बार गले लगाकर वहां से खुद बॉम्ब लेकर जाने लग जाता है। जिसके बाद हम ट्रेविस और नाओमी को देखते हैं। वो दोनों एक कमरे में बैठे होते हैं, जहाँ ट्रेविस नाओमी से कहता है कि हमें अभी कमरे से बाहर चलना चाहिए। लेकिन फिर नाओमी समझाती है कि अभी नहीं जा सकते, बाहर पता नहीं माइक कहाँ पे बैठा हुआ है, कब हमें मार डाले पता नहीं। इस तरह दोनों डिसाइड करते हैं कि जब तक क्लियर नहीं हो जाती चीजें बाहर नहीं जाएंगे। मगर दोस्तों ट्रेविस रॉबर्ट के इंतजार में ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सक रहा था। उसको दिक्कत हो रही थी
इसलिए वो नाओमी की काफी समझाने के बाद भी कमरे से बाहर जाने लग जाता है, जिस पर नाओमी भी क्या करती, काफी देर तो वो रहते हैं कमरे के अंदर, लेकिन बाद में नहीं रह पाते तो कमरे के बाहर आ जाते हैं दोनों। अब हम एंथनी के दोस्तों को देखते हैं, और जब एंथनी के दोस्त कोल्ड स्टोरेज से टीवी चुरा रहे होते हैं, अचानक वहाँ पे माइक आ जाता है और वो एंथनी के सभी दोस्तों के ऊपर खून की उल्टी करने लग जाता है, जिस कारण क्या होता है कि एंथनी के सभी दोस्त भी फंगस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं, और साथ ही माइक एंथनी के दोस्तों को एक एक करके कमरे में बंद कर देता है। इतने में क्या होता है, माइक की नजर पड़ती है ट्रेविस और नाओमी पर, जहाँ वो उन दोनों की तरफ फिर से बढ़ जाता है उनको मारने के लिए, लेकिन तभी एल सही टाइम पर आकर माइक को गोली मार देती है। गोली लगने के कारण माइक की मौके पर ही हो जाती मौत। थोड़े टाइम के बाद दोस्तों हम एंथनी को देखते हैं, और गोली की आवाज सुनकर एंथनी बड़ा चौकन्ना हो जाता है कि कोई तो है यहाँ पे। यहाँ तक कि एंथनी को लगता है कि जरूर उस कोल्ड स्टोरेज के अंदर ही किलर छुपा हुआ है जो सभी आदमियों को मार रहा है, इसीलिए वो भी अपने हाथ में गन लेकर किलर को ढूंढने में लग जाता है। तभी हम रास्ते में रॉबर्ट को देखते हैं, जो कि अपनी कार में बैठकर बड़ी तेजी से कोल्ड स्टोरेज की तरफ बढ़ रहा है, और वहीं अबिगेल भी कॉल पर रॉबर्ट को पल पल की खबर दे रही होती है, और धीरे धीरे वहाँ कोल्ड स्टोरेज की हालत बहुत बदतर हो जाती है। इसलिए रॉबर्ट को सही टाइम पर कोल्ड स्टोरेज पहुंचना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। यहाँ कोल्ड स्टोरेज के अंदर एंथनी अपने हाथ में गन लेकर अभी भी उस किलर को ढूंढ रहा है, और तभी उसको अपने सामने दिखता है ट्रेविस। ट्रेविस को देखते ही एंथनी उस पर गन तान देता है, और अचानक ट्रेविस भी हैरान, वो भी घबरा जाता है। एंथनी तो उसको जान से मारने वाला होता है दोस्तों ट्रेविस को, पर वो तो सही टाइम पे एंथनी को एक कमरे से बड़ी अजीबोगरीब आवाज आती है। उसको सुनने के बाद एंथनी ट्रेविस को वो कमरा खोलने के लिए कहता है, लेकिन ट्रेविस ये काम करने से मना कर देता है, क्योंकि ट्रेविस को ये बात पहले से पता है कि उस कमरे में एंथनी के इन्फेक्टेड दोस्त कैद हैं, अगर उनको खोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। पर वहीं एंथनी तो ये बातें नहीं जानता ना, इसीलिए वो बार बार ट्रेविस के ऊपर वो कमरा खोलने के लिए दबाव बनाता है, और जहां आखिर में ट्रेविस भी एंथनी की बात मानकर कमरा खोलने के लिए हो जाता है रेडी। मगर इतने में वहां पीछे से नाओमी आ जाती है, और उधर नाओमी अपने हाथ में फायर एक्सटिंग्विशर लेकर एंथनी के ऊपर स्प्रे करती है, जिस कारण एंथनी की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ जाता है, और इसी मौके का फायदा उठाकर ट्रेविस और नाओमी वहां से भाग जाते हैं। दोनों कोल्ड स्टोरेज के बाहर भाग रहे होते हैं, और तभी उनको अपने सामने रॉबर्ट दिखाई देता है। रॉबर्ट को देखकर दोनों खुश होते हैं कि चलो अब कुछ बढ़िया होगा, तो रॉबर्ट उनको तुरंत बॉम्ब देते हुए कहता है कि तुम लोग ये बॉम्ब जाकर बेसमेंट में लगा दो, वरना वो फंगस कभी खत्म नहीं होगा। तो दोनों उसकी बातें मानकर बॉम्ब को कोल्ड स्टोरेज के बेसमेंट में लेके जाने लग जाते हैं। दूसरी तरफ एंथनी के सभी इन्फेक्टेड दोस्त आ जाते हैं कमरे से बाहर, और वो सभी इन्फेक्टेड लोग एंथनी को भी जान से मारने जा रहे होते हैं, लेकिन उससे पहले एंथनी उन सभी इन्फेक्टेड लोगों पर गन तान देता है, जिससे डर के मारे कोई भी इन्फेक्टेड आदमी एंथनी के ऊपर हमला नहीं करता, और यहाँ तक कि एंथनी उन लोगों को अपनी गन पॉइंट पर रखकर बाहर लेके जाने लग जाता है। जिसके बाद हम रॉबर्ट को देखते हैं, वो कोल्ड स्टोरेज के बाहर निगरानी दे रहा होता है, और जो कोई भी इन्फेक्टेड आदमी रॉबर्ट के सामने आता, रॉबर्ट उसको जान से मार डालता दोस्तों, क्योंकि वो नहीं चाहता ना कि कोई भी इन्फेक्टेड आदमी जिंदा बचकर बाहर जाए। लेकिन दिक्कत यही कि रॉबर्ट की उम्र बड़ी ज्यादा है, इसी वजह से वो लड़ाई करने में थोड़ा दिक्कत फेस कर रहा होता है। तभी हम ट्रेविस और नाओमी को देखते हैं, दोनों कैसे भी करके बेसमेंट में जाकर बॉम्ब लगा देते हैं। तभी वो देखते हैं कि बॉम्ब तो पहले से ही एक्टिवेट है, असल में रॉबर्ट ने पहले ही उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया था। इसका मतलब अब ट्रेविस और नाओमी के पास उस कोल्ड स्टोरेज से निकलने के लिए सिर्फ 9 मिनट बचे हुए हैं, तो दोनों जल्दी भागते भागते बाहर आने की कोशिश करते हैं। तभी हम रॉबर्ट को देखते हैं, और वो इनको क्या बोले, ज़ॉम्बीज़ ही बोल देते हैं। इनको मारते मारते बड़ा थक जाता है। साथ ही दोस्तों इस लड़ाई में रॉबर्ट की हालत अलग लेवल की खराब हो जाती है। बूढ़ा था, पहले इतनी उम्र हो चुकी थी उसकी, जिस वजह से वो थक हार कर वहीं जमीन पे गिर जाता है। और जब रॉबर्ट जमीन पे लेटा होता है तभी उसको अपने सामने एक इन्फेक्टेड आदमी दिखाई देता है, लेकिन उसको देखते रॉबर्ट उस आदमी को गोली मारकर खत्म कर देता है। अब जिसको रॉबर्ट ने मारा ना, वो आदमी कोई और नहीं बल्कि एंथनी का दोस्त था, और इस तरह अपने दोस्त को मरा हुआ देखकर एंथनी रॉबर्ट के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाता है, और गुस्से में एंथनी रॉबर्ट को जान से मारने वाला होता है। लेकिन तभी वहां पे ट्रिनी आ जाती है, जहां ट्रिनी रॉबर्ट को बचाने के लिए एंथनी को गोली मारकर उसकी हत्या कर देती है। और उसी समय ट्रेविस और नाओमी भी जल्दी से कोल्ड स्टोरेज के बाहर आ जाते हैं, जहां वो चारों बड़ी मुश्किल से कार में बैठकर दूर जाने लग जाते हैं, क्योंकि कुछ ही सेकंड में वो जगह पूरी तरह से तबाह होने वाली थी। और जैसे ही वो चारों कार से थोड़ी दूर जाते हैं, तभी वो कोल्ड स्टोरेज के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जहां इस धमाके में पूरी जगह तहस नहस हो जाती है, यहाँ तक कि सारे फंगस भी उस धमाके में खत्म हो जाते हैं। और आखिरकार रॉबर्ट का ये मिशन कामयाब हो जाता है दोस्तों। वहीं सभी लोग अंदर से बड़े खुश भी होते हैं, क्योंकि आज उन्होंने पूरी दुनिया को उस फंगस के प्रकोप से बचा लिया। कुछ समय के बाद हम रॉबर्ट को एक हॉस्पिटल में देखते हैं, उसका इलाज चल रहा होता है। इलाज के बाद पूरी तरह से वो ठीक भी हो जाता है, और वहीं अबिगेल भी रॉबर्ट को सुरक्षित देखकर बड़ी खुश होती है। दूसरी तरफ उस बॉम्ब ब्लास्ट की खबर न्यूज में आ जाती है, और सभी लोग इस काम के लिए रॉबर्ट की बहुत ही तारीफ कर रहे होते हैं। जिसके बाद दोस्तों हम ट्रेविस और नाओमी को देखते हैं, आगे चलकर वो दोनों एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं। इस तरह सब बढ़िया होता है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।